नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इवन महामारी के आने से पहले भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे देश के किसान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, जैसे क्लाइमेट चेंज का असर, कन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ, यानी जानवर कहीं कहीं पर फसल को बर्बाद कर देते हैं। नई जो टेक्नोलॉजी आई है इसको एडोप्ट करने में किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे इलाकों में इरिगेशन की फैसिलिटी काफ़ी अपर्याप्त है। ऑलमोस्ट 60% हमारा देश का एरिया ऐसा है जहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। एपीएमसी मार्केट में सरकार ने हालांकि रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, लेकिन जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म करने से समस्याएं सोल्व नहीं होने वाली हैं। इवन बहुत सारी जगहों पर अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी किसानों के द्वारा पैडी की या फिर शुगर केन की खेती कर दी जाती है, तो ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिजल्ट ये निकलता है कि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफ़ी कम हो गया है। लैंड रिकॉर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी जगहों पर तो लैंड रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जिनका सामना किसान पहले भी कर रहे थे। और अब तो देखो, महामारी की वजह से सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई है। परिणाम ये निकला है, कोलार जैसी जो बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ पर भी किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, खास करके पेरिशेबल आइटम्स के। अब पेरिशेबल आइटम जैसे फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, इनको तो देखो किसानों को बेचना ही पड़ता है, क्योंकि स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, एडुकेट नहीं है, तो किसानों को इन फसलों को मजबूरी में उसी समय बेचना पड़ता है। लेकिन 1 किलोग्राम टमाटर को उगाने की कॉस्ट आई 10 रुपये, लेकिन फिर भी किसान को 6 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर को बेचना पड़ रहा है और कोई चारा भी नहीं है। सरकार ने वैसे देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली स्कीम भी चलाई है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम किसान स्कीम चलाई है। 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्कीम चलाई। इस स्कीम का फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ के 18 लाख राइस, मेज और शुगर केन के किसानों को। पर एकड़ 10,000 से लेकर 13,000 डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा किसानों के खाते में। और देखो, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट नहीं है जिसने ये स्कीम चलाई है। जैसा हमने डिस्कस किया, इस प्रकार की ऑलरेडी स्कीम है पीएम किसान स्कीम, और तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स में अलग अलग नामों से इस प्रकार की स्कीम्स चल रही हैं। जैसे उड़ीसा की स्कीम का नाम है कालिया। बट देखो, इन स्कीम्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लैंड रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियों वाला है। दूसरा, इस स्कीम का सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है किसानों को, लेकिन टीनेंट्स और जो लैंडलेस मजदूर हैं जिनके पास अपना कोई खेत नहीं है, वो दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं। बोलती तो हैं विभिन्न सरकारें कि इनको लाभ मिलेगा, लेकिन देखो, लाभ पहुंचाना आसान नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी बोला है कि हम लैंडलेस लेबरर को भी लाभ पहुंचाएंगे इस स्कीम का। बट देखो, बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो सीजनल बेसिस पे आते हैं, खेत में काम करते हैं, लौट जाते हैं, उनका तो प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो कैसे आप उनको राहत पहुंचाओगे। दूसरा देखो, टीनेंट्स कौन होते हैं? जैसे ए का खेत है, ए पर्सन के पास खेती योग्य जमीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ए का मन नहीं है, ए कुछ और करना चाहता है, तो वो अपनी ज़मीन को दे देता है बी को। ज़मीन ए की है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया बी को कि आप 1 साल के लिए मेरी ज़मीन पर खेती कीजिए और मुझे इसके बदले में आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो बी कौन हुआ? बी हुआ टीनेंट। अब देखो, ये जो स्कीम्स है ना, जैसे कालिया स्कीम उड़ीसा की, ये न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ की, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, इन स्कीमों का लाभ
टीनेंट को भी सीधा सीधा नहीं हो पाता। क्यों? सरकार बोलती तो है हम प्रोविजन करेंगे कि टीनेंट्स को भी लाभ हो, बट देखो हमारे देश में जो लीज वाले एक्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टीलर की फेवर में डाइवर्टेड हैं। टीलर मतलब जो एक्चुअल में खेती करता है, यानी टीनेंट्स। तो आपको लगा होगा अरे ये तो फायदे की बात है ना, अगर लाज उनके पक्ष में ओरिएंटेड हैं। फायदे की बात तो देखो है, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि प्रोविजंस कई इतने सारे सख्त हैं, जिसकी ज़मीन है ना वो लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता ही नहीं है, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। जो विश्वास के बेसिस पे हमारे समाज में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए दे देना और आप मेरी ज़मीन को जोतिए। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो टीनेंट्स की पहचान कैसे होगी? पहचान नहीं होगी तो इन स्कीम्स का लाभ कैसे पहुंचेगा? ये दिक्कत है। सरकार कहती है हमारे देश में 10% टीनेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में संख्या 25 से 30% है, और कहीं कहीं पर यह संख्या बढ़ के 50% भी हो जाती है। इस फेनोमेनन को नाम दिया जाता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मतलब एक्चुअल में जिसकी ज़मीन है वो एब्सेंट है, वो खुद से खेती नहीं कर रहा है, उसने अपनी ज़मीन किसी को ठेके पे दे रखी है। तो कैसे इन समस्याओं को एड्रेस किया जा सकता है? राइटर एक अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। राइटर कहते हैं आप लैंड लीज से संबंधित जो लाज हैं, यानी लैंड लीजिंग लाज हैं, उनमें सबसे पहले आप रिफॉर्म लेके आइए, ताकि अगर किसी लैंडलॉर्ड ने ज़मीन लीज पे दी है किसी टीनेंट को और टर्म पूरा हो जाता है, मान लीजिए 1 साल पूरा हो जाता है, तो आप टीनेंट को अपनी ज़मीन से हटा सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं अगले साल मुझे आपको ठेके पे नहीं देनी ज़मीन। देखो ये प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा होगा तो जो लैंडलॉर्ड है वो भी लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने लगेंगे, उनका डर खत्म हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा, जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, ओरिएंटेड हैं लैंड लीजिंग लाज टीनेंट्स के पक्ष में। थोड़े प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स हमें लेके आने पड़ेंगे, और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आते हैं आप रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे थोड़ी जागरूकता लेके आइए, ताकि जो टीनेंट्स हैं वो भी अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करें कि भैया सरकार ये जो स्कीम्स चला रही हैं इनका लाभ हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो खेती हम कर रहे हैं ना, आप तो एब्सेंट हो। या तो आप इनका लाभ हमें लेने दीजिए, या फिर आप जो रेंट हमसे ले रहे हो ज़मीन पर खेती करने के लिए, आप उस रेंट में कटौती कीजिए, कम कीजिए उस रेंट को। इसके बाद एक जो सॉल्यूशन बताते हैं राइटर, वो भी काफ़ी अच्छा है। राइटर कहते हैं आप मनरेगा स्कीम को सिंक्रोनाइज कर दीजिए फार्म ऑपरेशंस के साथ। अभी देखो वैसे मनरेगा स्कीम में ये प्रोविज़न है, लेकिन सिर्फ इतना प्रोविज़न है, अगर किसी एससी या फिर एसटी कम्युनिटी के पर्सन का कोई खेत है या फिर कोई मार्जिनल फार्मर है, वहाँ पे मनरेगा स्कीम के तहत काम हो सकता है। इससे दोनों को फायदा हो जाएगा, मनरेगा वर्कर को काम मिल जाएगा, और एससी और एसटी कम्युनिटी के पर्सन का खेत था, उसके खेत में मुफ्त में काम हो जाएगा। तो दोनों इंपावर होंगे, बेनिफिशियरी भी इंपावर होगा, और एससी और एसटी कम्युनिटी का पर्सन या फिर मार्जिनल फार्मर जिसके खेत में काम हुआ है फ्री में, वो भी इंपावर होगा। लेकिन आप थोड़ा और बेहतर ढंग से सिंक्रोनाइजेशन कीजिए। फार्म ऑपरेशंस चल स्कीम, मनरेगा स्कीम की सहायता से ऐसा अगर आप प्रोविज़न करते हो बड़े स्केल पर, तो ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा, बल्कि मनरेगा वर्कर्स के लिए भी ज़्यादा काम उपलब्ध होगा। और हमने तो पहले वाले आर्टिकल में ये डिस्कस किया ही था कि मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होगा? मेन दिक्कत क्या थी? एक बड़ी दिक्कत ये थी ना कि जो लैंडलेस मजदूर हैं उनको राहत कैसे पहुंचाई जाए, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए पीएम किसान जैसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर लोकल लेवल पे पटवारी पर या फिर सरपंच पर यह काम छोड़ दिया जाएगा, तो जैसा आपको पता है करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो मजदूर हैं इनके रहमो करम पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन अगर मनरेगा स्कीम को सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है फार्म ऑपरेशंस के साथ, तो लैंडलेस लेबरर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ गए? लास्ट में एक और बात राइटर के द्वारा बोली जाती है, ये जो इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं जैसे पीएम किसान स्कीम या फिर स्टेट लेवल पे जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, इनको आप मनरेगा स्कीम के साथ
प्राइस सब्सिडी स्कीम के साथ, जैसे फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और पावर पर सब्सिडी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन सभी स्कीम्स को आपस में आप मर्ज कर दो। अगर हम काउंट करें इन सभी स्कीम्स को चलाने पर खर्च कितना आता है, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़। इस 5 लाख करोड़ की सहायता से आप गरीब लोगों के लिए एक अच्छा खासा बेसिक इनकम कवर तैयार कर सकते हो, और यही आज के समय में महामारी की सिचुएशन में इसकी आवश्यकता है। मार्केट को आप फ्रीली ऑपरेट करने दो। अगर आप देखो गरीब लोगों को एक बेसिक इनकम प्रोवाइड कर देते हो, फिर तो मार्केट में सरकार को इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन डिस्कस किया, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फिलहाल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।